नमस्कार जी सभी को। आज हम ले आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स की सीक्वेंस में अगला लेक्चर। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम एक बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, वेव पैकेट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस किया और इसके अंदर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे। और आई एम प्रिटी श्योर कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो कंप्लीट सीक्वेंस है, इसको देखने के बाद यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स और आपको वाकई में समझ आएगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या और इसकी रियल लाइफ के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत सारी जगहों पर आपने पढ़ा होगा कि इसकी रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट मैं इन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करूँगी, मैं डिस्कार्ड करूँगी कि ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कोई महत्ता ना हो। तो ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। देखिए 1972 की अगर मैं कहानी की बात करूं, हम फ्लैशबैक में जाएं, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में जाएं, तो जो 1972 के अंदर जर्मन फिजिस्ट थे वर्नर हाइजेनबर्ग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम लोगों को एक मैं कहूँ कि एक हाइपोथेसिस मान सकते हैं आप, एक कॉन्सेप्ट मान सकते हैं जो प्रपोज करके हम लोगों के सामने प्रोवाइड कर दिया। ही प्रपोज्ड अ फंडामेंटल लिमिट टू द साइमल्टेनियस एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कॉन्जुगेट वेरिएबल। माइंड इट, आप लोगों ने पोजीशन एंड मोमेंटम पढ़ा होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सिर्फ पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कहानी के पात्र, इसके पात्र और भी हैं। हर दो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते हैं, उनकी साइमल्टेनियस और एक्यूरेट मेजरमेंट्स की मैं कहूँ कि मेजरमेंट के ऊपर हाइजेनबर्ग भाई साहब ने एक बोझ रख दिया, एक लिमिट प्रपोज की कि भाई इससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आप नहीं ले सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं, इतनी एरर डेफिनेटली आएगी ही आएगी। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से अपीयर हो जाता है, सीधा सीधा बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट इन द व्यू ऑफ डी ब्रॉय वेव। अगर इस तरीके से मान लीजिए आपको पूछ लिया गया, सो यू विल हैव टू टॉक अबाउट डी ब्रॉयज वेव ऑल्सो। जिन स्टूडेंट्स ने डी ब्रॉयज वेव, वेवलेंथ, श्रोडिंजर्स कैट इन लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो वो यूट्यूब में मेरे ही चैनल पर जाकर बड़े आराम से देख सकते हैं। बड़ी डिटेल के अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है, दैट इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होती है? वी नो दैट अ डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, where lambda is wavelength of matter wave and h is Planck's constant, m is mass of moving particle, v is the velocity. And I may say this is a monochromatic wave of infinite extent. और मैं कहूँ कि ऐसी समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कि एक वेव है, मोनोक्रोमेटिक है, वेव एक ही वेवलेंथ की है लेकिन इनफाइनाइट एक्सटेंट, क्योंकि जैसे ही मैं वेव वर्ड बोलती हूँ मेरे दिमाग में एक स्प्रेडिंग आ जाती है कि वेव तो फैलती है भैया, वो तो स्पेस में फैल के स्प्रेड होकर चलती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज बेसिकली अ मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट having phase velocity vp is equal to nu into lambda। आप लोगों को याद होगा ये सब। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट न्यू 1 अपॉन लैम्डा। इस लैम्डा भाई साहब को हम नीचे ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है। अब मैंने क्या किया, h से मल्टीप्लाई करवा दिया, h से डिवाइड करवा दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ आ रहा है। दिस h न्यू इज व्हाट? एनर्जी ऑफ फोटोन। और आपको पता है दिस इज व्हाट? डी ब्रॉयज वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो ये मोमेंटम है, बिकॉज देखिए यहाँ पर दिस इज व्हाट? P, ये P इधर ले आइए, लैम्डा इधर ले जाइए, सो दिस इज व्हाट? दिस इज P। तो E हमारे पास Vp वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? E अपॉन P। अब ये जो E है, अगर मैं यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी Vp इज इक्वल टू E की वैल्यू मैंने mc² पुट करवा दी, एंड मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो m से m कैंसिल। अब देखिए ये क्या घटना घट गई, Vp इज इक्वल टू c² अपॉन v। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर क्या आ गया है कि Vp इज ग्रेटर देन c, कि जो फेज वेलोसिटी है दैट हैज कम आउट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, एंड थ्योरेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स फॉर अ मोनोक्रोमेटिक डी ब्रॉय वेव ट्रेन
मैं कहूँ कि जो कि किसी भी पार्टिकल के साथ उसकी एनर्जी को कैरी कर रही हो। आई एम अगेन सेइंग इट इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल फॉर अ मोनोक्रोमैटिक वेव ट्रेन दैट इज कैरिंग एनर्जी रिलेटेड टू अ मैटर या मटीरियल पार्टिकल। देयरफॉर फेज वेलोसिटी, इसका यहाँ ये सारी कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए फेज वेलोसिटी ने पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया, उसके लिए हम ग्रुप वेलोसिटी पे गए। तो वही सारा कुछ मैं आपको रिकैप्चुलेट करवाने जा रही हूँ। सो यहाँ से ये एस्टैब्लिश हो गया कि जो फेज वेलोसिटी है, द फेज वेलोसिटी merely represents the rate at which a given phase of a monochromatic wave train advances and is a purely mathematical concept। कि अगर एक वेव ट्रेवल करती है तो उसके अंदर जो सिमिलर फेज वाले पार्टिकल्स हैं वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, फेज वेलोसिटी सिर्फ इतनी कहानी हमें बताती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहानी अधूरी रह गई, तो हमारी इसी अधूरी कहानी को देखिए आगे हम पूरा करते हैं। So further, the stability of a material particle like an electron, it demands that it should be concentrated over a small region of space at any given instant of time, at any space. Therefore, the mass and the charge of particle like electron are localized entities. तो ये क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स पे ये सारी स्टोरियाँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इंप्लीमेंट करने शुरू किए तो हमें समझ आने लगा कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है भाई, उसको तो स्पेस चाहिए, छोटी सी जगह चाहिए। मान लीजिए बेचारा ऐसे 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 करके चलने भी लग गया तो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अंदर ऐसे चलेगा, मीन्स मुझे पोजीशन के अंदर सर्टेनिटी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि इसकी वजह से अगर हम बात करें कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स हैं उनके लिए क्या कहें कि पोजीशन की सर्टेनिटी डिफाइन करनी जरूरी थी, जो कि वेव के साथ एसोसिएटेड नहीं होती है। सो आई मे से द इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसका चार्ज है, उसका मास है, ये लोकलाइज्ड एंटिटीज हैं। व्हाइल डी ब्रॉय वेव विद विच वी रिप्रेजेंट द मूविंग पार्टिकल ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट बाय विच ऑफ विच इट इज बीइंग मोनोक्रोमैटिक डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई कि अगर आप पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट करते हैं तो वेव तो भैया स्पेस में फैलती है, लेकिन पार्टिकल को तो छोटी सी जगह चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि एक चलते हुए पार्टिकल के साथ एक नहीं ढेरों वेव्स एसोसिएटेड हैं। सो वी थॉट बाय टेकिंग अ ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ नियरली इक्वल वेवलेंथ्स सेंटर्ड अराउंड अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h upon p, we obtained a wave packet, the amplitude of which is different at different locations and it is zero everywhere except the particle is present। तो एक ग्रुप वेव ग्रुप मान लिया गया, एक वेव पैकेट मान लिया गया कि उसका एम्पलीट्यूड हर जगह पे वहां पर जीरो था जहां पार्टिकल प्रेजेंट नहीं था, और जहां पार्टिकल प्रेजेंट है वहां पर उसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है उन बहुत सारी वेव्स की। तो वो जो बहुत सारी वेव्स जो मूवमेंट करती हैं एज अ क्लस्टर, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा वेव पैकेट, और उसकी वेलोसिटी को हमने कहा ग्रुप वेलोसिटी। तो देखिए ये जो ग्रुप की कहानी यहाँ से शुरू हो गई, तो इसके बाद इट वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट इंस्टीड ऑफ एसोसिएटिंग अ सिंगल मोनोक्रोमैटिक डी ब्रॉय वेव विद अ पार्टिकल वी शुड एसोसिएट अ वेव पैकेट कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ वेव्स ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड्स सेंटर्ड एट डी ब्रॉय वेवलेंथ। कि कहता है कि अगर एक पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएटेड हैं तो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या है। तो ये क्या कहा गया कि जो उनका सेंटर है, जैसे आप एवरेज आउट करने की कोशिश करें, वो क्या है, वो ये डी ब्रॉय वेव है। सो वेव पैकेट हैज डायमेंशंस ऑफ लोकलाइज्ड पार्टिकल एंड ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड एज द पार्टिकल मूव्स। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं कि पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएटेड हैं और उन वेव्स की वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, और वो ग्रुप वेलोसिटी हमने पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल भी प्रूव की। So the association of group of waves with a moving particle means that position of the particle at any instant of time cannot be specified with one desired degree of accuracy। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा accurate measurements चाहिए तो जब आप बहुत सारी ग्रुप्स एक ढेर ले आएंगे, देखिए अब जैसे एक क्लास के अंदर टीचर है और स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स जितने कम होते जाएंगे टीचर की अटेंशन पर स्टूडेंट उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतनी अटेंशन कम होती जाएगी। तो ये जो एक्यूरेसी है, ये जो प्रिसीजन है, ये नंबर ऑफ टर्म्स के साथ भी एसोसिएटेड है। अब आपने पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएट कर दी हैं, अगर आपने वेव्स बहुत सारी एसोसिएट कर दी हैं तो ये ईजी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक क्वांटिटी को बड़ी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट
मेजरमेंट कर लें. All that we can say is that the particle is somewhere within that extent, but where is it we are not sure. मतलब क्या है कि हमें एक रीजन मिल गया है कि पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है हमें नहीं पता. मतलब एक अनसर्टेनिटी उसकी मेजरमेंट में आ गई है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेव, और आई मे से लॉट ऑफ वेव्स. सो देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन इनएक्यूरेसी, और मैं ये कहूँ कि अ सर्टेन इनएक्यूरेसी विल ऑलवेज क्रीप इन आवर मेजरमेंट्स, इन आवर कैलकुलेशंस. और ये जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर, जैसे उन पार्टिकल्स के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और मैं कहूँ कि इसी टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ, सो इट कैन बी एग्रीड दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी विल ऑलवेज ऑल्सो क्रीप इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. क्योंकि देखिए जैसे ही आपने ये मैं कहूँ कि उसकी पोजीशन को अनसर्टेन कर दिया, तो वो कहते हैं कि मोमेंटम थोड़ा सर्टेन हो गया है ना, और अगर आपने मोमेंटम को थोड़ा अनसर्टेन कर दिया तो पोजीशन थोड़ी सर्टेन हो गई. तो ऐसी कहानी जो थी वो हैजनबर्ग ने हमें सुनानी शुरू की. तो हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है दैट वी आर गोइंग टू राइट. हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी, मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ उससे टाइम कम कंज्यूम होगा. आप लोग वीडियो की स्पीड स्लो करके या पॉज करके उसको नोट कर लीजिए, आपके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे. मैं यहाँ पर बोर्ड पे नोट करने लगूंगी, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर करवाना है. तो जो जो वर्ड्स मैं बोलती जाती हूँ इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, जिस भी लैंग्वेज में आप नोट करना चाहें आप उसको नोट कर लीजिए और आपके नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे. So Heisenberg's uncertainty principle states that in any simultaneous determination of position and momentum of a particle, the product of uncertainties is equal to or greater than Planck's constant. तो जो फर्स्ट डेफिनेशन आई, अभी मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम के लिए वैलिड नहीं है, ये हर दो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के लिए वैलिड है. तो मैं इसकी जनरल फॉर्म सबसे पहले लिखूं कि सिग्मा एक्स या सिग्मा पी, कोई भी ऐसी जैसे मोमेंटम और ये क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज के लिए ये एक सबसे जनरल स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की. और इसकी जो कहानी है कहाँ से आई, जो फिजिक्स में बड़ा पुराना ऑब्जर्वर इफेक्ट चला आ रहा था वहाँ से आई थी. मतलब वहाँ पर क्या था कि अगर आपको किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी है, किसी चीज़ के बारे में जानना है, तो आप उसके अंदर चेंजेस किए बिना उसको नहीं जान सकते. एंड दिस वाज द रीज़न, ये कहा गया कि मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम है, इस एटम के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर. अब मान लीजिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करनी है. अब आपको फिर से ये भी पता है कि यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, लाइट एंड मैटर. लाइट की स्टडी करने के लिए मैटर यूज़ करेंगे और मैटर की स्टडी करने के लिए लाइट यूज़ करेंगे. इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नथिंग बट अ मैटर. अगर इलेक्ट्रॉन एक मैटर है तो उसकी स्टडी करने के लिए हमें लाइट यूज़ करनी पड़ेगी. तो मैंने क्या किया, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन मुझे पता करनी है, तो मैंने उसके ऊपर एक फोटोन फॉल करवा दिया. अब आपको पता है कि फोटोन एक धुआंधार बुलेट जैसे आके वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकरा जाएगा जाके. अब इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा जब जाके उसके साथ कोलिजन करेगा, इंटरैक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल जाएगा बेचारा. इलेक्ट्रॉन बेचारा एनर्जी का मारा, भार मैं कहूँ कि कम भार का मारा, बेचारा अपनी जगह से हिल जाएगा. अब अगर वो उस जगह से हिल के, मान लीजिए आपने मेरी लोकेशन पता करनी है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, आप पीछे से आए, मुझे धक्का देके यहाँ कर दिया और कहा जी लो जी दिस इज द डिस्टेंस, जबकि आप मुझे इतनी मूवमेंट करवा चुके हैं. सो यू हैव नॉट मेजर्ड माई पोजिशन एक्यूरेटली. आपने एक अंदाजा लगाया, आपको सही से नहीं पता. सो दिस वॉज द प्रिंसिपल बेसिकली कि आप एक ऑब्जर्वर इफेक्ट जो था उसको हम ध्यान में रखें तो ये पॉसिबल नहीं है. धीरे धीरे ये सब कॉन्जुगेट वेरिएबल्स पर आना शुरू हो गया. सो जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी, पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, according to that it is impossible to measure simultaneously and accurately both the position and momentum of a microscopic particle. और अगर आप मेजर करना चाहें तो उनकी पोजीशंस या उनके मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, उन एरर्स का जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस या एच कट. इनको हम अपने पिछले लेक्चर्स में, ये जो महाशय उभर कर सामने आ गए हैं, इनको हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किया. आपको समझाया है मैंने कि ये जो एच कट है, ये एच कट या एच क्रॉस, ये h/2 होता है, वेयर h इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट. दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर मोशन along the x-axis and this delta x is nothing but fundamental error or uncertainty in the measurement of position, and delta px is fundamental error or uncertainty in the measurement of momentum itself but along x-axis. So along y-axis you can write delta y, delta py greater than equal to h cross.
and along z axis you can write delta pz greater than equal to h cross. तो ये जो तीन एक्सप्रेशंस हैं और आई में से कि देखिए जब आप इनको डिराइव करते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशंस आती हैं, डेरिवेशंस करते हैं तो h और h ये आता है एक्सप्रेशन में. मैंने कहा कि h कट है, h अपॉन 2 पाई. ये फैक्टर थोड़ी ज़्यादा रिग्रस कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 पाई अपीयर हो जाता है. या फिर आपको ये पता है कि जैसे अब मान लीजिए आप हैं, आपने मुझे मेरा इफेक्ट देखना है, आपने इस डायरेक्शन से तो देख लिया, बट मेरे हाथ इधर क्या जा नहीं सकते हैं क्या, इधर क्या जा नहीं सकते हैं क्या, इधर क्या जा नहीं सकते हैं. तो मेरा एक स्फीयर है, मेरा एक जोन है मेरी इंटरेक्शन का. आप मेरे चारों तरफ कहीं से भी आइए, मैं आपके ऊपर फोर्स लगाऊंगी. या अगर आपको मेजरमेंट करनी है, आपने मुझे धक्का मारा, मैं इधर जा सकती हूँ, इधर जा सकती हूँ, इधर जा सकती हूँ, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती हूँ. सो आपको मेरी जो मैं कहूँ कि मेरे प्रेजेंट होने का जो जोन है वो यहाँ पर 1D या 2D नहीं, आपको वो 3D कंसीडर करना पड़ेगा. तो मेरे चारों तरफ वो जोन पूरा का पूरा एक स्फीयर कितना एंगल बनता है आपको पता है, 2 पाई. तो वो अब आप एक डायरेक्शन में उसको मेजर करना चाहते हैं तो आपने उसको क्या कर दिया, अपॉन 2 पाई कर दिया. तो ये अपॉन में 2i का जो मैं कहूँ कि रीज़न वो ये है. तो यहाँ से हम जो कहें कि ज़्यादा प्रिसाइज मैं कहूँ कि फॉर्म में अगर आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन करना है तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, इस फॉर्म में हम इसकी बात कर सकते हैं. अब बात करें क्लासिकल वर्सेस क्वांटम की. क्लासिकली इट इज पॉसिबल फॉर ए पार्टिकल टू ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन एंड अ डेफिनेट मोमेंटम एंड वी कैन प्रिडिक्ट एग्जैक्टली इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टाइम लेटर एंड विद अ वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली बड़ी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बड़ी एक्यूरेट मेजरमेंट्स जो है वो हम कर सकते हैं. बट according to uncertainty principle it is not possible. If it is desired to reduce error in determination of position, suppose that means to reduce error in measurement of position, you will have to increase error in momentum. मतलब अगर आप एक क्वांटिटी को सर्टेन करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी अनसर्टेन हो जाएगी. मतलब सर्टेनिटी इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस एक्सप्रेशन. अब हम करने जा रहे हैं इसकी डेरिवेशन कि ये आया कैसे, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही क्यों ली गई और x और p क्यों लिए गए. इसकी कहानी और भी है, सिर्फ मैंने आपको पहले ही कहा था कि x और p इसके पात्र नहीं है, एनर्जी एंड टाइम भी है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है. तो हम सब धीरे धीरे करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट. तो जो मैंने अभी कहा कि अलग अलग कॉन्जुगेट वेरिएबल्स के लिए इसकी कहानी अलग अलग है, बहुत सारे पात्र हैं कहानी में. तो 3 स्टेप्स तो हम भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिराइव डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट. तो इसकी डेरिवेशन के लिए, क्योंकि अभी हमने जो इतना सारा मैंने इंट्रोडक्शन एक इतना सारा आपके सामने एक ताम झाम डिस्कस किया, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ये सारा कुछ हम वहीं से आगे बढ़ेंगे अपनी कहानी में. हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिराइव किया है कि जो ग्रुप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, वी नो दैट ग्रुप वेलोसिटी ऑफ एनी वेव पैकेट इज गिवन बाय डी ओमेगा बाय डी के. ओमेगा जो हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के हमें पता है प्रोपेगेशन वेक्टर है. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द डेफिनेशन of angular frequency that omega is always equal to 2 pi into nu. nu क्या चीज़ है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है. अब इस इक्वेशन की मैंने सपोज मैं कहूँ कि डिफ्रेंशिएशन कर दी है विद रिस्पेक्ट टू डी न्यू. सो डी ओमेगा अपॉन डी न्यू इट विल कम आउट इक्वल टू 2 पाई. आप लोगों को डेरिवेटिव करना आता है, बड़े अच्छे मैथमेटिशियन आप लोग हैं. तो यहाँ से जो डी ओमेगा है ये किसके इक्वल आ गया, 2 पाई डी न्यू. ये वैल्यू मेरे पास आ गई है डी ओमेगा की. इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2. देखिए हमने करना क्या है, हमें इस ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में डी ओमेगा और डी के को पुट करवाना है. डी ओमेगा मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है. अब अगला काम है मेरा डी के को फाइंड आउट करना. डी के डॉक्टर करण ऐसा कुछ नहीं है, डी के इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर के. तो हमें पता है ये के किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा. के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है, आपको पता है. यहाँ पर लैम्डा को आप बाय यूजिंग डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट यू कैन पुट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. तो के हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई पी अपॉन एच. मैंने इसको क्या पुट करवाया, 2 पाई पी अपॉन एच. अब इसका भी डेरिवेटिव कर दीजिए. सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पी, डिफ्रेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू P, मेरे पास क्या आया, जी के अपॉन डी पी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन
अगेन मुझे डी के चाहिए, डीपी को धक्का मार के दूसरी तरफ कर दीजिए। सो डी के ये डीपी बेचारा इधर चला जाएगा, बेचारा नहीं है, बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है ये। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, आपको समझ आ रहा होगा, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसको इसमें पुट करवा दीजिए। सो वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई डी न्यू अपॉन डी के की वैल्यू है 2 पाई एच, भाई साहब को ऊपर धक्का मार दिया गया, अपॉन डी पी। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, एच 2 पाई ने 2 पाई को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया उसका, एक दूसरे को मार दिया उन्होंने। तो हमारे पास बचा वी जी इज इक्वल टू एच डी न्यू अपॉन डी पी, ये बच गया है। अब वी जी इज व्हाट, ग्रुप वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ना, और वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। सो आई कैन राइट दिस वी जी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एच डी न्यू अपॉन डी टी। अब डी पी को इधर लेकर जाइए, डी टी को इधर लेकर जाइए एंड वी आर डन विद इट, टी न्यू डी टी। यहाँ हम पहुँच गए हैं। अब आपको कहानी समझ आ रही होगी सबको। हमें पता है, यहाँ पर देखिए छोटा सा मैं लिखूँ, न्यू मुझे पता है 1 अपॉन टी के इक्वल होता है, और मैं दोनों के अंदर अगर चेंजेस कंसीडर करूँ, सो डेल्टा न्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा टी, और मैं कहूँ डी न्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी टी, और मैं कहूँ डी न्यू इंटू डी टी, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इक्वल टू 1। सो डी एक्स डी पी इज इक्वल टू एच। तो हमने मिनिमम वैल्यू जो है डी एक्स और डी पी के फाइंड आउट कर लिए, जो कि है एच। मोर रिगरस कैलकुलेशंस विल गिव यू डी एक्स डी पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ये था अलॉन्ग एक्स एक्सिस। आप इसको डेल्टा एक्स डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट डेल्टा एक्स डेल्टा पी, कौन सा, एक्स एक्सिस वाला, और y एक्सिस में डेल्टा y डेल्टा पी वाई, z एक्सिस में डेल्टा z डेल्टा पी z, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। तो ये डेरिवेशन थी पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी की, जिसके अकॉर्डिंग बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली, और अगर हम मेजर करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, वो उस एरर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, h अपॉन 2 पाई। तो चलिए चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव की तरफ। अगले पड़ाव में हम बात करेंगे एनर्जी और टाइम की। जैसे पोजीशन और मोमेंटम जो हैं ये दोनों भाई भाई थे, इसी तरीके से एनर्जी और टाइम भी भाई बहन है। अब ये भी कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं, ये दोनों भी इकट्ठे, भाई बहन तो क्या हो गए, दुश्मन है, इकट्ठे साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं की जा सकती है। सो नेक्स्ट इज एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, पहले हमने जो भी बात की वो थी पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, अब क्या है, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस both energy and time cannot be simultaneously and accurately measured. If you want to measure it, और मैं कहूँ कि product of uncertainty in the measurement of energy and in the measurement of time will be equal to or greater than nothing, none other than h cat. So delta E delta T will be greater than or equal to h cat. इसके लिए छोटी सी कंसिडरेशन हमें लेनी पड़ेगी। सपोज अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v इज समवेयर विद इन द डिस्टेंस डेल्टा x। एक पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, वो डेल्टा x रेंज में कहीं पर भी है, मुझे नहीं पता। देन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी डिस्क्राइब्ड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन v, क्योंकि टाइम क्या होता है, पोजीशन अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता नहीं है, पोजीशन तो डेल्टा x है, वेलोसिटी v है, आई नो। तो यहाँ से डेल्टा x किसके इक्वल हो गया, v इंटू डेल्टा t। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हमें पता है किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल it will be equal to kinetic energy of the particle plus potential energy. But if I am talking about free particle, अब जो पार्टिकल फ्री है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इंटरैक्शन एनर्जी। अब जो बेचारा है ही अकेला, उसकी किसी के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बेचारा अकेला है, अकेलेपन के बोझ का मारा है, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू जीरो एंड टोटल एनर्जी E becomes equal to kinetic energy of the particle, and kinetic energy आप लोगों को पता है, it is equal to half
एम वी स्क्वायर। आप इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू v, सो डी ई बाई डी वी हाफ, ये 2 इधर आ जाएंगे, एम वी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास डी ई किसके इक्वल आया, एम वी डी वी। इसको मैं डेल्टा ई लिख सकती हूँ, आई कैन राइट डेल्टा ई एम वी डेल्टा वी, ये मेरे पास आ गया है। अब देखिए जो मैं कहूँ कि m डेल्टा v है, मैं v एक साइड पे रखूँ, m डेल्टा v अंदर ले जाऊँ, सो ये क्या हो गया, इन दोनों को मैंने एक कमरे में एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो प्रोडक्ट ही ना। सो m इंटू डेल्टा v दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, डेल्टा p, तो मैं इस साइड लिख दे रही हूँ इसको, सो डेल्टा e इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा p। ये मेरे पास एक्सप्रेशन इसकी आ गई। अब यहाँ से मैं डेल्टा p निकालना चाहूँ तो डेल्टा p किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा e अपॉन डेल्टा v, इक्वेशन नंबर 2। अब जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है पोजीशन और मोमेंटम का, मैं उसको यहाँ पर यूज करूंगी। सो यूजिंग पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी अलोंग एक्स एक्सिस, हमें पता है ये इसके इक्वल होता है, दोनों की वैल्यूज पुट करवाइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 से मैंने पुट कराया v डेल्टा t, 2 से मैंने पुट करवाया डेल्टा ई अपॉन वी, और यहाँ पर v ने v को निस्नाबूद किया, डेल्टा ई डेल्टा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, हैंस प्रूव्ड। यही हम प्रूव करना चाहते थे, यही हम पहुंचना चाहते। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ एनर्जी एंड टाइम ऑफ अ moving material particle or moving material free particle simultaneously and accurately with a very high degree of accuracy, मुझे ये कहना चाहिए रादर। तो ये थी एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। अब तीसरा पड़ाव जो इस कहानी का वो है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अनसर्टेनिटी। जिस तरीके से एनर्जी और टाइम कॉन्जुगेट वेरिएबल हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, पोजीशन एंड मोमेंटम कॉन्जुगेट वेरिएबल हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एग्जैक्टली सेम angular momentum and angular displacement, ये दोनों भी conjugate variable ही हैं in the field of quantum mechanics। तो इस uncertainty के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ angular momentum and angular displacement of a material particle एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। बट अगर आप मेजर करेंगे तो क्या होगा, एरर्स आएंगी। तो वो एरर क्या होगी, द मिनिमम एरर, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट, एच क्रॉस प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 पाई। अब इसको प्रूव करना है क्योंकि ये फिजिक्स की अदालत है, ये प्रूफ मांगती है, बिना प्रूफ के नहीं चलती, और हम भी प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए वी नो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है थीटा, इट इज आर्क अपॉन रेडियस, एक्स अपॉन आर ये होता है, मैंने इसमें चेंज कंसीडर किया। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन आर, क्योंकि रेडियस तो भैया कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे चाहिए इक्वेशन, अब वही डेल्टा एक्स डेल्टा पी की कहानी से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग या एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन एल, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, एम वी आर के इक्वल। अब मैं चेंज कंसीडर करूँ एल में, किसके साथ आएगा चेंज, मास पार्टिकल का मैं कांस्टेंट मान रही हूँ, रेडियस जो उसके ऑर्बिट का है वो कांस्टेंट है, तो चेंज आएगा किस में भाई साहब, v में। अब आपको समझ आ रहा होगा पिछले वाले की तरह, मास v के साथ रहना चाहता है, ये दोनों भाई भाई हैं, इन दोनों को हमने इकट्ठा बिठा दिया, भी इकट्ठे बैठ जाओ। अब दोनों मिलके कहते जी नहीं, हमें तो एक सिंगल वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करो। हमने इसको क्या कर दिया, p बना दिया, m इंटू वी इज p। यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, p की, तो डेल्टा p मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा l अपॉन r, और मुझे मिल गई है इक्वेशन नंबर 2। और ये 1 और 2 इक्वेशंस को मैं कहाँ पर पुट कराऊंगी, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो क्या था, डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। ये डेल्टा px यही है, यही है, यही है, यही है। तो देखिए डेल्टा l अपॉन r और डेल्टा एक्स इज आर डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट, आर ने आर को मारा, हमारे पास बचा डेल्टा थीटा डेल्टा एल अप्रॉक्सीमेटली
ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस। तो ये 3 डेफिनेशंस, 3 डेरिवेशंस थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो बड़े छोटे छोटे स्टेप्स में हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग पहले इतना डाइजेस्ट कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, तब तक मैं इसकी अगली कहानी के साथ बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊँगी। एंड आई विल डिस्कस all the applications, I will try to discuss maximum applications of Heisenberg uncertainty principle। और मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं उस बात को डिसअप्रूव करूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड में Heisenberg uncertainty principle की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो लोग झूठ कहते हैं और उनकी झूठी कहानी से हम पर्दाफाश करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।